हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, हमारी जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं 2019 के क्वेश्चन पेपर का 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन और उसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है दोनों, और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरी सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल है, काफी उपयोगी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इसी पैटर्न से पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छे नंबर लाने के लिए, अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए इनकी तैयारी करनी बहुत आवश्यक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आदित्य, अनुजा और अर्पिता एक फर्म में साझेदार है। 3 वर्षों तक उनकी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया, जबकि 5% वार्षिक की दर से ब्याज देने का प्रावधान साझेदारी अनुबंध में था। उनकी पूंजी स्थिर है, जो क्रमशः 20,000, 16,000 रुपए तथा 14,000 रुपए है। चतुर्थ वर्ष के प्रारंभ में जनरल प्रविष्टियों द्वारा भूल सुधार कीजिए। समायोजन विवरण सारणी भी दर्शाइए। 3 साझेदार थे, आदित्य, अनुजा और अर्पिता। इनका पूंजी जो है 20,000, 16,000 और 14,000 रुपए था, जिस पर 5% इनको ब्याज पाने का अधिकार था, किंतु ब्याज नहीं दिया गया। और ब्याज 1 साल, 2 साल, 3 साल तक नहीं दिया गया। ठीक है, 3 साल तक इनको इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया गया। और जो कैपिटल पे इंटरेस्ट होता वो अमाउंट मिला तो इन्हीं लोगों को, लेकिन प्रॉफिट के रूप में मिला। ठीक है, तो क्या उससे फर्क पड़ा, क्या उसका इफेक्ट पड़ा, ये हम बना लेते हैं समायोजन तालिका एनालिसिस टेबल, और उससे ये पता करते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ा। पैसा तो उन्हीं को मिला, लेकिन कम मिला, ज्यादा मिला, किसका कमी आया, किसमें वृद्धि हुई, ये पूरा डिटेल आपको समायोजन तालिका से पता चलेगा। चलिए तालिका हम बना लेते हैं। तो देखिए 3 साल की जानकारी हमें दी गई है, तो हमारा कॉलम है देखिए विवरण का, फिर आदित्य, अनुजा और अर्पिता, और लास्ट है योग टोटल। पहले साल पूंजी पर ब्याज, पहले साल कितना होता? आदित्य की पूंजी है 20,000, तो 5% होता 1,000। अनुजा का है 16,000, तो होता 800, और 14,000 है अर्पिता की पूंजी, तो उसका ब्याज होता 700। इस तरह से पहले साल इनकी पूंजी पर ब्याज होता 1,000, 800, 700, 2,500 रुपए टोटल होता। दूसरे साल भी सेम अमाउंट, और तीसरे साल भी सेम अमाउंट पूंजी पर ब्याज के रूप में इनको मिला होता। ठीक है, 3 साल का टोटल पूंजी पर ब्याज तीनों मिला के 7,500 रुपए हो रहा है, 2,500 रुपए हर साल के हिसाब से। अब इसमें अलग अलग देख लेते हैं, अलग अलग देखते हैं। देखिए आदित्य का होता 3,000 रुपया, अनुजा का होता 2,400 रुपया, और अर्पिता का होता 2,100 रुपया। 3 साल का है ना, ये 3 साल का टोटल इंटरेस्ट है, इतना इनको मिलना था, इनके खाते में इतना अमाउंट क्रेडिट होना था, लेकिन क्रेडिट नहीं किया गया। क्रेडिट नहीं किया गया तो कहां गया ये पैसा? पैसा तो इन्हीं को मिला, इन्हीं के खाते में जमा हुआ, लेकिन इंटरेस्ट के रूप में ना मिलकर प्रॉफिट के रूप में मिला। प्रॉफिट के रूप में मिला तो क्या हो गया? इक्वल से, है ना, शेयर जो हुआ इनके बीच में वो बराबर अनुपात में हुआ। बराबर अनुपात में हुआ तो जो 7,500 रुपए है वो 7,500 रुपए 2,500 आदित्य को मिला, अनुजा को भी 2,500 मिला, और अर्पिता को भी 2,500 रुपए मिला। अब देखिए अंतर कहां पे आया। अगर सही ढंग से अगर हम कैलकुलेट करते और इंटरेस्ट मिलता तो आदित्य को कितना पैसा मिलता? आदित्य को मिलता 3,000 रुपया, लेकिन गलती हुई। अब गलती तो हो गई, लेकिन गलती हुई तो कितना? 2,500 रुपए मिला उसको, क्योंकि बराबर बटा सब में, तो बराबर बटा तो उसको 2,500 मिला। 3,000 की जगह 500 रुपए कम मिले, तो 500 रुपए से अब इसके खाते को हमको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। दूसरे का देखते हैं, अनुजा का क्या कंडीशन है। अनुजा को पहले कितना मिलता? अगर सही ढंग से कैलकुलेट होता तो उसके खाते में आते 2,400 रुपए। गलती से आई तो गलती से अमाउंट कितना आ गया? 2,500 रुपए आ गया, 100 रुपए ज्यादा हो गया। अब तीसरा अर्पिता का 700 रुपए है ब्याज, 700 रुपए तो 3 सालों का 2,100 रुपए हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट में बराबर हिस्सा मिला है उसको भी। भले ही उसने पूंजी कम लगाई, लेकिन गलती से तो बराबर प्रॉफिट में बढ़ गया, तो उसको भी मिला 2,500, 400 ज्यादा। तो कुल मिला के ये है कि जो आदित्य के खाते में कमी आई 500 रुपए की, वही पैसा इन दोनों में बढ़ गया, ज्यादा मिला। स्वाभाविक सी बात है, 3 लोग हैं, अगर एक के में कमी आई है तो 2 लोगों में ही ज्यादा होगा, है ना। तो दोनों में ज्यादा हो गया। अब दोनों में जो ज्यादा हो गया तो उसको अब उनके में से माइनस करके इसके में प्लस करेंगे। कैसे होगा? तो जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री क्या होगा? जनरल एंट्री होगा अनुजा का करंट अकाउंट, है ना, चालू खाता, क्योंकि पूंजी स्थिर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड कैपिटल है।
फिक्स्ड कैपिटल है, इसलिए करंट अकाउंट में हमको लिखना है, चालू खाते में। अनुजा का चालू खाता डेबिट, अर्पिता का चालू खाता डेबिट आदित्य के चालू खाते से। अनुजा के में 100 रुपए, अर्पिता के में 400 रुपए और आदित्य के में 500 रुपए। तो बराबर हो गया सब। जितनी 3 साल की गलतियां थी हमने एक प्रविष्टि में सब चीज सुधार दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसका ऑप्शनल क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन कहता है सुरेश और नरेश साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। वे महेश को साझेदारी में लाभ के 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं जो ख्याति के लिए 18,000 रुपए नकद लाता है। निम्नलिखित दशाओं में ख्याति का लेखा करने के लिए पंजी प्रविष्टियां कीजिए। जनरल एंट्री करनी है गुडविल के, है ना, कैलकुलेशन के लिए। 2 साझेदार थे सुरेश और नरेश, वो महेश को नया साझेदार बनाए हैं। ये लोग आपस में बांटते थे 3:2 में, ठीक है, और जो नया आया है वो 1/6 भाग के लिए आया। 18,000 रुपए वो ख्याति के लाता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है पहला, यदि महेश अपना भाग सुरेश से प्राप्त करता है, केवल सुरेश से ले रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है? यदि महेश अपना भाग पुराने साझेदारों से बराबर पाता है। पहला कंडीशन में क्या जनरल एंट्री होगी? पहले कंडीशन में जनरल एंट्री होगी, देखिए, रोकड़ खाता डेबिट प्रीमियम खाता से, क्योंकि ख्याति को हम ख्याति के नाम से नहीं दिखा सकते लेखांकन मानक के अनुसार। लेखांकन जो स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके अनुसार हम उसको ख्याति के रूप में नहीं दिखा सकते, उसको प्रीमियम के रूप में दिखाएंगे। तो रोकड़ खाता डेबिट प्रीमियम खाता से कितना? 18,000 रुपए आया। नीचे नरेशन लिख देंगे, महेश द्वारा ख्याति की राशि नगद लाए जाने पर। ये जनरल एंट्री होगी। सेकंड, अब यहां पे देखिए, ये जो ख्याति का पैसा लाया है महेश, ये किसको मिलेगा? जिसने उसके लिए त्याग किया है उसे मिलेगा। तो पहला जो कंडीशन है वो कहता है कि केवल सुरेश त्याग कर रहा है, तो पूरा का 18,000 रुपए किसे मिल जाएगा? सुरेश को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो महेश है उसका जो हिस्सा 1/6 है वो पूरा अपना हिस्सा किससे ले रहा है? महेश से, सुरेश से ले रहा है। तो सुरेश के में कमी आ रही है, तो सुरेश को ही ख्याति का पूरा पैसा मिलेगा, क्योंकि सुरेश उसके लिए त्याग कर रहा है। तो जनरल एंट्री हो जाएगी, जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीमियम खाता डेबिट हो जाएगा, ठीक है, सुरेश के पूंजी खाता से, और सुरेश के पूंजी खाते में वो 18,000 रुपए जमा कर दिया जाएगा। सामान्य सी प्रविष्टि होगी। अब यह हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में क्या कहता है? सेकंड कंडीशन में कहता है कि अगर महेश अपना भाग सुरेश और नरेश दोनों से बराबर ले, मतलब जितना त्याग सुरेश ने किया उतना ही त्याग नरेश भी करता है, तो जनरल एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, सेम एंट्री होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले कंडीशन में भी और दूसरे कंडीशन में भी। दूसरी प्रविष्टि जो है वो चेंज हो जाएगी। दूसरी प्रविष्टि क्या होगी? दूसरी प्रविष्टि होगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम खाता डेबिट सुरेश के पूंजी खाता से नरेश के पूंजी खाता से। अब कितना कितना अमाउंट? तो 18,000 को 2 बराबर भागों में बांट देंगे। 9,000 सुरेश को मिलेगा, 9,000 नरेश को मिलेगा, क्योंकि दोनों ने त्याग किया है। दोनों ने त्याग किया है तो दोनों को ही उसका फल मिलेगा। क्लियर है? ये देखिए, ये जो 15 नंबर क्वेश्चन था आपका, ये 6 नंबर के लिए आया था, है ना। 6 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको 6 नंबर मिल सकते हैं आसानी से। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 16। अ, ब और स एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ व हानि का विभाजन 2:2:1 के अनुपात में करते हैं। 31/12/2018 को उनका आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार था। क्या दिया है उनका चिट्ठा? तो उनका चिट्ठा दिया हुआ है ना, पूरा डिटेल दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप पढ़ लीजिएगा। इस तिथि पर उन्होंने फर्म के समापन का निर्णय लिया। संपत्तियों से इस प्रकार वसूली हुई। देनदार से, स्कंद से, फर्नीचर से, भवन से लेनदारों को पूर्ण भुगतान में दिए। वसूली के वे 1,000 रुपए चुकाए गए। वसूली खाता साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो अब सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो देखिए क्या होता है। वसूली खाता जब बनता है तो वसूली खाते के डेबिट साइड में, वसूली खाते के डेबिट साइड में हमें क्या लिखना है? जो आपका चिट्ठा दिया हुआ है, इस चिट्ठे की जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को यहां दिखाते हैं। संपत्ति में कैश और बैंक को छोड़कर बाकी जितनी संपत्ति है, देनदार, स्कंद, फर्नीचर, भवन, ये सब इसके डेबिट साइड में लिखेंगे।
इसी तरह से जो दायित्व में है, तो दायित्व में क्या क्या है, दायित्व में है लेनदार, सामान्य संचय नहीं आएगा, साझेदारों के पूंजी नहीं लिखते हैं, तो लेनदार को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। सबसे पहला काम हमारा जब वसूली खाता बनाते हैं तो सबसे पहला काम यही रहता है कि जितनी संपत्ति है और जितने दायित्व हैं उनको ट्रांसफर करते हैं वसूली खाते में। डेबिट में संपत्तियों को, क्रेडिट में दायित्वों को। संपत्ति में कैश और बैंक को नहीं लिखेंगे, दायित्व में पूंजी, संचय, साझेदार का ऋण नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, बाकी चीजें लिखेंगे। तो दायित्व में आ गया केवल लेनदार और संपत्ति में आ गए बाकी चीजें। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसके अलावा संचय दिया है, डूबत ऋण संचय, तो डूबत ऋण संचय को भी हम दायित्व में दिखा देते हैं। इसके अलावा इस तिथि पर उन्होंने फर्म के समापन का निर्णय लिया, संपत्तियों से इस प्रकार वसूली हुई। अब जो संपत्ति हमने बेचा, तो पहले जनरल एंट्री क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, है ना, मशीन बेचे तो टू मशीन अकाउंट, ठीक, फर्नीचर बेचे तो फर्नीचर खाता से। लेकिन अब नहीं होगा, अब क्या होगा, कैश अकाउंट तो डेबिट होगा, पैसे तो मिले, रोकड़ खाता डेबिट हुआ, लेकिन वसूली खाते को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने सारी संपत्तियों के खातों को यहां ट्रांसफर करके बंद कर दिया है। तो यहां बंद कर दिए हैं, तो अब जितना भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो वसूली खाते के नाम पे करेंगे। तो क्रेडिट साइड में, वसूली खाते के क्रेडिट साइड में, वसूली खाते के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है रोकड़ खाता को बाय कैश अकाउंट। और जितने डिटेल हैं, क्या क्या डिटेल दिया है, देनदार 14,700, स्कंद 14,000 रुपए, फर्नीचर 18,000 रुपए, भवन 41,500 रुपए, है ना, ये सबको हमको यहाँ क्रेडिट में दिखाना है। फिर कहता है लेनदार को पूर्ण भुगतान में 23,000 रुपए दिए, तो डेबिट साइड में आ जाते हैं, डेबिट में लेनदार को पेमेंट कर देते हैं टू कैश अकाउंट। अब पैसा भी हम वसूली खाते के नाम पे ही पेमेंट करेंगे, तो टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स लेनदार, और उसको पेमेंट कर दिए 23,000 रुपए। वसूली के व्यय 1,000 रुपए हुए हैं, 1,000 रुपए वसूली का व्यय है, तो वो भी डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट वसूली व्यय के लिए, ठीक, 1,000 रुपए। तो देखिए क्रेडिट में जो संपत्तियों से वसूली हुई थी उसका हम टोटल कर लेते हैं। संपत्ति से वसूल कितने का पैसा हुआ था, कितना पैसा हमें मिला संपत्तियों की वसूली से, संपत्तियों, वो अमाउंट है 88,200 रुपए। 88,200 रुपए हमें प्राप्त हुआ, क्रेडिट में हमने लिखा और पेमेंट किए। पेमेंट कितना किए, 23,000 रुपए क्रेडिटर्स को, 1,000 रुपए का वसूली व्यय का। अब आपका काम खत्म, अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट लॉस निकाल लेना है। क्रेडिट का टोटल करते हैं, 1,12,700 रुपए हो रहा है क्रेडिट में, 1,12,700 रुपए। डेबिट में होना चाहिए 1,12,700 रुपए, लेकिन डेबिट में टोटल करके देखिए 200 रुपए कम है, तो 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वो 200 रुपए का प्रॉफिट तीनों के बीच में बांट देंगे। अब ऐसा 3 साझेदार हैं, 2-2-1 के अनुपात में बांटते हैं, तो 200 रुपए को 2-2-1 के अनुपात में, तो 80-80 40 रुपए तीनों को मिला, बांट दिए, और इस तरह से हमारा वसूली खाता कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमको अगला काम क्या करना है, अगला काम हमारा कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे साझेदारों के पूंजी खाते, तो साझेदारों के पूंजी खाते में देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले क्रेडिट में हम लिखेंगे बैलेंस, जो पूंजी उनकी चिट्ठे में दी हुई है, बैलेंस शीट में है। तो क्रेडिट में हम लिख लिए अब ऐसा तीनों की पूंजी, 30,000 आ की पूंजी, 24,000 ब की पूंजी और 12,000 स की पूंजी। इसके बाद आपको क्या करना है, जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है सामान्य संचय, उस सामान्य संचय को क्रेडिट में लिखेंगे और किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1, है ना, 2:2:1 में उसे बांट दिया जाए। तो जनरल रिजर्व आपका दिया हुआ है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए को हम 2:1 के अनुपात में बांट देते हैं, 4,000 4,000 और 2,000 रुपए आ गया, जनरल रिजर्व बांट दिए। प्रॉफिट हुआ है, अभी जब हमने वसूली खाता बनाया तो वसूली खाते से हमको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को भी हम क्रेडिट में लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के नाम पर, वसूली खाता वसूली खाते के नाम पे लिखते हैं, तो वो कितना हो गया, ठीक है, 80 आ का, 80 ब का और 40 स का लाभ है। टोटल कर लेते हैं, टोटल करके जितना भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस अब डेबिट साइड में हम पेमेंट कर देंगे। बैलेंस नहीं निकालना है, अब उसको टू कैश अकाउंट करके कंप्लीट कर देंगे, और इस तरह से आपका ये कैपिटल अकाउंट जो है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये कंप्लीट हो गया। और आपके दोनों क्वेश्चन 15 नंबर और 16 नंबर दोनों ही सॉल्व हो गए। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और क्वेश्चन के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।